हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनको हमने काफ़ी इंतज़ार कराया है। मिस वंदना भारती, एग्री एक्सपर्ट है एसएमसी ग्लोबल से। वेरी गुड आफ्टरनून वंदना, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या है बजट में? जी नमस्ते गीतू। मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 बजट से एक चीज तो मिसिंग है, क्योंकि ओवरऑल बजट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और फिगर्स में माइंड ब्लोइंग है। कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में हमारे नंबर्स बड़े स्टेबल स्ट्रांग है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गीतू एक चीज ध्यान देने की बात है, अगर पिछले बजट में भी हमने बात करी थी, इस बजट में भी मैं रिपीट करना चाहूंगी कि डबलिंग फार्मर्स इनकम्स पे हमारी चर्चा नहीं हुई है। जी। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इनसाइट्स है, हमें पता चल रहा है स्टेप वाइज की हमारा कैपेक्स में रिकॉर्ड यहाँ पे निवेश किया गया है, या फिजिकल डेफिसिट है वो 4.5% तक आने की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये जो टॉपिक है ये मिसिंग रहा है यहाँ पे। तो इस पे थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि जो जब ये गवर्नमेंट आई थी तो डबलिंग फार्मर्स इनकम और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये दो चर्चा बड़े मतलब स्ट्रांगली किया जाता था कि इसे हम 2022 तक एक अचीव करेंगे। ये हमने पास करा, क्योंकि बाकी जितनी भी योजनाएं आप देखो या टारगेट्स देखो, या तो बिफोर टाइम हम यहाँ पे उसको अचीव कर रहे हैं या ऑन टाइम हम अचीव कर रहे हैं। तो द गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट का, कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सबसे कम एलोकेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ इस बजट में भी, ये कम होके 1.27 लाख करोड़ तक हुआ है। तो सबसे ज्यादा डिफेंस को है, सबसे ज्यादा जो कम एलोकेशन है वो एग्री को है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर रूरल इकोनॉमी को ये डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट जो है, सेकेंडरी इम्पैक्ट वो ऑलरेडी आता है। यहाँ पे फसल बीमा में इन्होंने 4 करोड़ किसानों को और जोड़ा है। यहाँ पे लखपति दीदी की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर रूरल इकोनॉमी से वो जुड़ी हुई है तो यहाँ पे खेती में भी इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर में एक बहुत बेसिक चीज और अच्छी चीज हुई है, वो नैनो डीएपी हुई है। काफी ज्यादा स्किन प्रॉब्लम या टॉक्सिक, हम कहते हैं कि अब ऑर्गेनिक पे हम जा रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है। नैनो डीएपी और सब्सिडी कट करना, ये दो बहुत पॉजिटिव चीज है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए भी, बजट के लिए भी, और साथ में किसान के लिए भी। और जिस तरीके से अवेयरनेस यहाँ पे ब्लॉक लेवल में हो रहा है नैनो डीएपी पे, या जो नए सॉइल कार्ड्स वगैरह हैं, इसकी वजह से किसान काफी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे बहुत बढ़िया हुई है। और इंफ्रा अगर स्ट्रांग होता है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऑलरेडी यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये ट्रेन्स भी चलाई गई हैं जिसमें कि जो प्रोड्यूस होते हैं वो गांव के रूरल एरिया से वो बाजार में मंडियों में आ पाए। सबसे बड़ी बात है, 2-3 चीजों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा था। एक तो ई नाम पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होगा गवर्नमेंट को, जब वो मेन स्ट्रीम में लाना चाहे गवर्नमेंट को। दूसरी चीज यहाँ फार्मर्स को, दूसरी चीज यहाँ पे है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो देखते हैं कि जो डैमेजेस होते हैं या क्रॉप का नुकसान है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, प्रोड्यूस का नुकसान। तो वेयर हाउसिंग पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और शिपमेंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अगर देश में अगर वाटर वेज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका फायदा भी यहाँ पे किसानों को होगा, और तेजी से माल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जा सकता है। तो बजट बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा एलोकेशन इनको एग्री सेक्टर में यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एग्री सेक्टर में ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा है, जो कि 15-14% का जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन होता था एग्री सेक्टर का, इट हैज इंक्रीज टू 18%। ओके। तो ये 3-4% का जंप काफी इंप्रेसिव है, जबकि हम इसको बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं रख रहे हैं। मेरे ख्याल से फ्रंट फुट पे रखेंगे तो यहाँ पे डबलिंग फार्मर्स इनकम की तरफ भी यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। जी वंदना मैम, आपके पास लौटता हूँ। वंदना मैम, बजट आया जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो क्लियर इंडिकेशन है कि अगले 5 साल भी गवर्नमेंट इंफ्रा पर स्पेंड करने वाली है, और पिछले 5 साल में भी हमने देखा कि अच्छा खासा स्पेंड हुआ, और सीमेंट, स्टील, सभी के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन था प्राइवेट साइड से भी काफ़ी आता हुआ दिखाई दिया। कल फेड की भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जहां से कि कोई क्लियर मैंडेट अभी वहां भी नहीं दिख रहा है कि कब इंटरेस्ट रेट कट होंगे। जो मेटल साइकिल है कमोडिटी में, उसको किस तरह से देख रहे हैं, कंसीडरिंग फेड, कंसीडरिंग इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम? मुझे लग रहा है कि पिछले 1.5 दशक में चाइना ने लीड करा है कमोडिटी साइकिल को। उससे पहले यूएस थे, यूरोपियन यूनियन थे यहाँ पे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट कमोडिटी साइकिल होगा उसको सपोर्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी से,
क्योंकि धीरे धीरे देखिए कि हम बेस मेटल्स में पहले बोलते थे कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन कॉपर में चाइना का है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे इट इज ओनली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 26%। तो डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, काफी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और एक जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, इंडियन इम्पैक्ट वो ग्लोबल इकोनॉमी पे अब दिख रहा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से कैपेक्स में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। और कैपेक्स का 1 रुपी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 5 और 6 रुपीज में रियलाइज होता है रियल इकोनॉमी में। तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इंफ्रा का जो बूम है, मुझे अगले 5 साल में नहीं, मुझे लग रहा है कि 10 साल में होगा। काफी रैपिड हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है, और हम हर जगह कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, लैंड हो या हमारा रिवर्स हो, हम हर जगह यहाँ पे बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। तो मेरे ख्याल से जो कमोडिटी साइकिल है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। दिक्कत ये है कि क्रूड प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आते हैं। क्रूड अगर 75 से लेके 65 के रेंज तक को अगर मेंटेन करता रहा तो मेरे ख्याल से हमारा जो ग्रोथ है ये और ज्यादा यहाँ पे रहेगा। और ओपेक नॉन ओपेक की भी अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो मुझे लग रहा है कि 75 के करीब वो भी यहाँ पे कंफर्टेबल है। तो क्रूड प्राइसेस का बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर वो हायर साइड नहीं रहे तो इससे हमारे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूम मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे कमोडिटीज की तो मुझे लग रहा है कि स्टील से लेके चाहे वो कॉपर हो या आप लिथियम की बात कर ले या अदर आप बैटरी मेटल्स की यहाँ पे बात कर ले, सबका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ने वाला है। और सबसे ज्यादा ईवीज जो है चाइना के बाद वो हम यहाँ पे या तो खरीद रहे हैं या हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये न्यूली ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी होने जा रही है जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे कदम आगे बढ़ा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए पुरानी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, दे आर स्टिल ऑन कोल, they are still on crude oil, but we are moving ahead with कह सकते हैं कि सोडियम आयन बैटरी, लिथियम बैटरी, ये सब के साथ हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कमोडिटी पे हमारा जो इम्पैक्ट है वो काफी लॉन्ग रहेगा। मुझे लग रहा है कि अगला 1 डिकेड या 1.5 डिकेड जैसे चाइना ने करा था वैसे हम यहाँ पे डोमिनेटिंग रहने वाले हैं। और ये जो जीडीपी का फिगर है ये मेरे ख्याल से अगला अगर हम 2-3 साल ले लें, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर कम होता है और ये साइकिल रह जाता है ऑन लोअर साइड समवेयर नियर 4%, 5% या 3.5% तो हम उम्मीद नहीं कर सकते अभी यहाँ पे फिलहाल। तो मुझे लग रहा है कि ये जीडीपी है ये डबल डिजिट में आएगा, जो गवर्नमेंट फिलहाल नहीं बोलना चाह रही है लेकिन मार्केट पे कोई एक्सपेक्टेशन है। ऑन फैक्ट्स ये एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वंदना, एक आखिरी सवाल, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान कितना सफल होते देखते हैं आप? अभी तो हम नेट इंपोर्टर्स ही हैं ऑयल सीड्स के। ऑयल सीड्स में तो हम यहाँ पे नेट इंपोर्टर हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हमने डेवलपमेंट देखा है जिसको मैं यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करूँ कि इतनी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम जो अगर इंपोर्ट डेटा अगर ले लें हम तो सबसे पहला तो हम क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है, फिर हमारा गोल्ड का है, ऑयल सीड्स हमारा तीसरे नंबर पे आता है। तो डेफिनेटली इट इज मेकिंग अ बिग होल ऑन आवर पॉकेट, इन आवर पॉकेट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बातें हो रही हैं, यहाँ पे पाम ऑयल को भी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है और कल्टीवेशन की बात हो रही है पाम का। तो ये सारी चीजें अगर शुरुआत होती है, यहाँ पे मौसम भी फेवरेबल है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरी चीज है कि यहाँ पे सीड्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हाई यील्ड सीड्स है उस पे काम करने की जरूरत है। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए भी, यहाँ कंज्यूमर्स के लिए भी। किसान और कंज्यूमर के बीच में समन्वय रहना काफी जरूरी है। ये तो आप जब भी देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हाइक होता है, भले ही हम इम्पोर्टेड काफी हायर लेवल पे इंपोर्ट कर ले, लेकिन जब भी थोड़ा सा किसान को हायर प्राइस पे ऑयल सीड्स अगर वो बेचने लगते हैं, कंज्यूमर से बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर शराबा होता है कि हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई हो रहा है। कॉमन आप इंपोर्टेड ऑयल पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर आपका किसान थोड़ा ज्यादा ले रहा है आपको परेशान होने की बात नहीं है। इस दबाव में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एसेंशियल फूड्स में भी ये आते हैं और WPI पे इसका बहुत बड़ा असर है, इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि काफी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज में फर्क लाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज में फर्क लाती है, इसका इम्पैक्ट फार्मर्स को आता है। तो मेरे ख्याल से MSP पे लेना, ज्यादा मात्रा में लेना और सरकार की तरफ से एश्योरेंस कि नहीं आप अगर यहाँ पे ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं
वी आर देयर फॉर यू कि अगर बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप उनको बीमा करवाइए, आप उनसे प्रोक्योरमेंट लीजिए, क्योंकि ये काफी सालों तक टिक सकता है स्ट्रैटेजिक रिजर्व में। तो हमें जरूरत है, जैसे क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनता है, तो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन अगर हायर साइड यहाँ पे होती है, तो आपको स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी साथ साथ में क्रिएट करना होगा, ताकि फार्मर्स को उसका प्रेशर ना आए। अगर 50 रुपए अनियन अगर बिकता है तो वो कंसर्न होता है, लेकिन जब किसान 5 रुपए बेचते हैं वो कंसर्न हमें नहीं दिखता है। तो दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। ऑयल सीड्स पे काम हो रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें पल्सेस में मिला था। पल्सेस में हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे 10 to 15% तक यहाँ पे कुछ सालों में यहाँ पे कम हुई है। सेम हम यहाँ पे ऑयल सीड्स में आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन किसान को यहाँ पे कहीं भी सप्रेस महसूस नहीं करना होगा कि जैसे थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया और एक्सपोर्ट पे हमने यहाँ पे ड्यूटीज बढ़ा दी और वहां से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो किसान को देखते हुए ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा कि उन्हें कैसे यहाँ पे सेफ गार्ड करके चलना है। जी वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। असीम सर।